सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा। भीमगोड़ा जयराम आश्रम में श्रद्धांजलि सभा में करेंगे प्रतिभाग। ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में बोधित सब विचार श्रृंखला डिजिटल उड़ान कार्यक्रम को किया संबोधित। ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही सेवाओं के बारे में ली जानकारी। कई लोगों से लिए गए कार्यक्रम में सुझाव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। उद्योग स्थापना में और संचालन में आ रही दिक्कतों पर किया मंथन। कहा, उद्योग बढ़ाने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। देहरादून के स्वास्थ्य महानिदेशालय में शुरू किया गया जन आरोग्य अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने की शुरुआत। प्रदेश में 1 महीने तक चलाया जाएगा अभियान। और केदारनाथ में फिर जुटने लगा यात्रियों का सैलाब। रोज 5,000 यात्री पहुंच रहे केदारनाथ। अब तक 10 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात उन्होंने की है। अग्रवाल ने विधानसभा में हुई 72 नियुक्तियों के संबंध में अपना पक्ष रखा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा भर्ती प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से उन्होंने मुलाकात की है। अग्रवाल ने विधानसभा में हुई 72 नियुक्तियों के संबंध में अपना पक्ष रखा है। तो लगातार हम देख रहे हैं सरकार की किरकिरी हो रही है इस पूरे मामले में, और लगातार जब से ये मामला सामने आया है, इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है। जांच लगातार जारी है। और दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात की है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव से। क्या बातचीत हुई दोनों के बीच, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? कि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद है, और जो उनके राष्ट्रीय महासचिव और इस वक्त जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन जो मसला है वो यही है कि जो 72 भर्तियां यहां पर की गई थी विधानसभा में बैकडोर से, उसी को लेकर शायद दिल्ली तलब किया गया है, जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है। और आज इसमें महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या उनको कैबिनेट में रखा जाएगा या कैबिनेट से बाहर किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो केंद्रीय जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, जिसके चलते उनको दिल्ली तलब किया गया है। उसके अलावा यहां पर जो सुगबुगाहट है वो ये भी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी दिल्ली थे। उन्होंने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। तो इन दोनों ही जो घटनाक्रम ये हुए हैं, इनको बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि औपचारिक ये भेंट थी, विचार विमर्श यहां पर किया गया था। लेकिन यहां पर अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर जिस तरीके से दुष्यंत कुमार गौतम से यहां पर मुलाकात हुई है प्रेमचंद अग्रवाल की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। क्या लग रहा है, कोई फेरबदल हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, गाज तो गिरना स्वाभाविक ही है। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो कोई कितने ही बड़े कद का कोई नेता हो या फिर कोई भी पदाधिकारी इसमें शामिल हो, सभी पर तलवार इस वक्त लटकी हुई है। और देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि
कई अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और यहाँ पर सरकार की जरूर यहाँ पर किरकिरी हुई है, तो सरकार नहीं चाहती कि और अधिक किरकिरी हो, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े यहाँ पर कार्रवाई तो हो ही रही है, कई लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं और यहाँ पर जो भी इस शामिल होगा इस पूरी साजिश में या फिर इस पूरे खेल में, उसको जरूर यहाँ पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जब यहाँ पर मामला यहाँ पर विधानसभा भर्ती का आया तो उससे मामला और तूल पकड़ गया। तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा इस वक्त विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने जांच कमेटी को गठित कर दिया है और 1 महीने के भीतर ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद जो भी होगा वो नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मामले को बहुत ही गंभीरता से केंद्रीय संगठन द्वारा लिया जा रहा है। बिल्कुल। और कोई जानकारी मिल पाई कैलाश आपको, कब तक कैबिनेट मंत्री वापस यहाँ पर आ सकते हैं देहरादून? हाँ, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम या कल सुबह पहुंच सकते हैं उत्तराखंड और उसके बाद जो भी यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा केंद्रीय संगठन द्वारा, उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी मीडिया। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सैनिक स्कूल के मानक में केंद्र से रिपोर्ट यहां पर मांगी गई थी, जो उसमें छूट मांगी जाएगी। प्रदेश में नए सैनिक स्कूलों को खोलने में भूमि संबंधी मानक अड़चन बन रहे हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देहरादून उधम सिंह नगर में एक सैनिक स्कूल खोलने के स्थान और स्कूल चिन्हित किए गए हैं और इसी को लेकर छूट केंद्र सरकार से मांगी जाएगी। तो सैनिक स्कूल के मानक में केंद्र से छूट मांगी जाएगी। प्रदेश में नए सैनिक स्कूलों को खोलने में भूमि संबंधी मानक अड़चन बन रहे हैं और इसी अड़चन को दूर करने के लिए यहां पर केंद्र से राहत मांगी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं। कैलाश, केंद्र से यहाँ पर छूट मांगी जाएगी और क्या कुछ बातें केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी और किन अड़चनों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है प्रदेश सरकार को? देखिए, सैनिक स्कूल का मामला बहुत समय से लंबित था और ये कोशिश और ये प्रयास था पूर्ववर्ती सरकारों का कि जगह जगह सैनिक स्कूल खोले जाएं, क्योंकि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ से लगभग हर परिवार से एक सदस्य सेना में सम्मिलित है। तो जाहिर तौर पर सेना में सम्मिलित होने के लिए जो सैनिक स्कूल होते हैं उनका एक बहुत अहम योगदान होता है। लेकिन जो मानक थे, मानक इस तरह से थे कि मानकों के आधार पर भूमि का चयन पहाड़ों में नहीं हो पा रहा था। हालांकि अगर देहरादून की बात करें, देहरादून मैदानी इलाका है, हालांकि देहरादून का कुछ क्षेत्र पहाड़ी भी है, लेकिन देहरादून शहर की बात करें और आसपास के इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाका है। उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो पूरा मैदानी क्षेत्र पड़ता है और वहां पर जो भूमि थी उसका चयन हो चुका है, स्कूल का भी चयन हो चुका है कि कहां पर स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक पहाड़ों की बात है कि पहाड़ों में इतनी बड़ी लैंड एक साथ नहीं मिल पाती, इसलिए दिक्कतें आ रही थी। तो अब जो मानक है इनके, इन मानकों को शिथिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात कर रही है और केंद्र सरकार का एक डेलीगेशन उत्तराखंड आएगा, जो ये देखेगा, जगहों को देखेगा, चयन करेगा और उसके बाद जो मानक यहां पर बनाए गए हैं उन मानकों का शिथिलीकरण किया जाएगा। तो बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि अगर ये चीजें धरातल पर उतरती हैं तो कई सैनिक स्कूल उत्तराखंड में खोले जाएंगे और कई बच्चों का भविष्य एक बार फिर से संवर पाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला उत्तराखंड की डिजिटल उड़ान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटरों से जुड़े उद्यमियों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्तर पर दी गई सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में 4G और 5G सेवा के 1200 से अधिक टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नेट फेज 2 में प्रदेश के हजारों गांवों को जोड़ा जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से ही खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने प्रदेश प्रभारी को राज्य में चल रही जनहित योजनाओं की भी जानकारी दी और बताया कि राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां राजभवन में कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने उद्योगों की स्थापना और संचालन में आ रही परेशानियों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि उद्योग किसी भी प्रदेश की आर्थिक राजस्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सकता है। इसके लिए यहां उत्पादित हो रहे उत्पादों में वैल्यू एडिशन किए जाने की जरूरत है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिलायंस स्मार्ट पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्य नगर आयुक्त, तहसीलदार समेत नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। जो होम डिलीवरी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े थैले, जिसको कि आप देख पा रहे हैं, नीले रंग का है, हरे रंग का है, वाइट कलर का है, इस पर इन्होंने दावा किया है कि यह उनका अनुमानित श्रेणी का है। हमने अभी पीसीबी के अधिकारियों को भी बुला लिया है। हमारी नज़र में जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रतिबंधित श्रेणी में है। इनके जो ओपन सामान थे उनको हमने जब्त किया हुआ है। बाकी इनके जो पैक मटेरियल थे उसको हमने इन्हीं के अभी कमरे में रख करके सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा संपर्क हो गया है पीसीबी के अधिकारियों से, वो आ रहे हैं और हमारी दृष्टि में ये प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी में है। हम इसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इनके जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। प्लास्टिक बैन की गाइडलाइंस है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, उनका पुनः अध्ययन कर लें और जो भी प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, उनका उपयोग न करें। यदि आपके पास माल अभी भी है, आप स्वेच्छा से नगर निगम में जमा कर दें, अन्यथा छापेमारी की कार्रवाई, जब्तीकरण की कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। छापेमारी का अभियान पॉलिथीन के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसमें रिलायंस मॉल में काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा लगभग ये एक ट्रक के लगभग इनके पास पॉलिथीन है और जितना भी प्रतिबंधित है उसे जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। जो प्लास्टिक के बैग प्रतिबंधित हैं उनको मत यूज़ करें, पेपर और कपड़े के जो बैग हैं और जिनका प्रयोग अधिकृत है उन्हीं को ही प्रयोग करें। पिथौरागढ़ के नैनी सेना एयरपोर्ट से हेली सेवा ठप पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नैनी सेनी एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया है। इसके चलते यहां से पवन हंस ने हेली सेवा शुरू की थी। हालांकि डीएम आशीष चौहान का कहना है कि पवन हंस से चर्चा की गई है, जल्द फ्लाइट्स शुरू करने को कहा गया है। इस संबंध में हेड ऑफ द ऑपरेशन यूकाडा से बातचीत करने पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वेदर कंडीशन खराब होने के कारण हल्द्वानी से ऊपर की फ्लाइट्स नहीं हो पा रही। इस संबंध में मौका और पवन हंस को भी सूचित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र फ्लाइट्स को स्टार्ट किया। आगे बढ़ेंगे। लक्सर विकासखंड कार्यालय में नामांकन के दूसरे दिन जमकर भीड़ देखी गई। सुबह 10 बजे से प्रधान पद और बीडीसी पद के उम्मीदवारों का हुजूम लगा रहा। पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 2 साल से लंबित पड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं अधिकांश ग्राम पंचायत अनारक्षित होने के कारण उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आयोग की अधिसूचना के क्रम में विकासखंड लक्सर में कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है सभी पदों के सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार विकासखंड लक्सर में इसकी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। हर पद के लिए अलग अलग नॉमिनेशन काउंटर बनाए गए हैं। प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए हमारे पास 8 काउंटर हैं, अर्थात 8 एआरओज सतत कार्य कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे निर्वाचक हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा पुलिस बल और जो है राजस्व का भी जो है पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। क्या निर्वाचन में दिनांक 6/9 से नामांकन पत्र जारी करने का कार्यक्रम शुरू हुआ था कल से। तो कल इसमें जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य के 40 के सापेक्ष हमारे 48 प्राप्त हुए हैं। प्रधान पद के 51 के सापेक्ष 88 नामांकन पत्र जमा हुए हैं और सदस्य ग्राम पंचायत के 587 के सापेक्ष 38 जमा हुए हैं।
आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रा मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी। अस्पतालों में डॉक्टर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग कैडर बनाया जाएगा। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर डीपीआर बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि आने वाले समय में चारधाम यात्रियों की संख्या 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए चारधाम यात्रा रूट पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून के मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने रामनगर, कालाढूंगी और हल्द्वानी के रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं हल्द्वानी में लगे पौधे और औषधियों को भी देखा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी का वन रिसर्च सेंटर बेहतर काम और प्रदर्शन कर रहा है। सिंघल ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर औषधियों का भंडार है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा अनेकों रिसर्च की जा रही है। रिसर्च खास करके एक ऐसी विंग है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यहाँ पे जितना भी रिसर्च का काम हुआ है और इस तरह के जितने भी काम किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पे किए गए हैं। और आगे भी हम इस पे पूरा हमारा पूरा प्रयास है कि इन कामों को, हम रिसर्च के कामों को और आगे बढ़ाएं, ताकि जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको फील्ड में हम अप्लाई कर सकें। देखिए, वन दरोगा या जो हमारे वन रक्षक हैं ये फील्ड के ही हमारे स्टाफ हैं, और वनों में काम करना अपने आप में चैलेंज है, बट उसके साथ साथ जो भी नियमों के अनुसार जो भी उनके देव होता है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चाहे उनके आवास की स्थिति हो, चाहे चौकियों की स्थिति हो, वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो सुविधाएं हैं वो कैसे बेहतर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग में शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से संबंधित कुल 82 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं जनता की शिकायतों का तहसील स्तर पर निराकरण करने के लिए महीने के पहले मंगलवार को आयोजन किया जाता है। वहीं इस मौके पर जिला अधिकारी चमोली ने कहा कि बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अभी तक 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है। रोड का कटिंग तो हो गई है, लेकिन ढंग से अभी कोई भी काम डिस्कवर नहीं बने हैं, दीवारें नहीं बनी हैं, और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हुए हैं। स्कूल के बच्चों को समस्या हो रही है, गांव के सभी लोगों को समस्या हो रही है। समस्या इस प्रकार से थी कि यहाँ पर जो हमारा जो ब्लॉक मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय में जितने भी मनरेगा के कार्य होते हैं उनमें जो मनरेगा के मटेरियल का जो भुगतान होता है वो समय पे नहीं किया गया है। पिछले विगत 2 वर्षों से इस पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे अपने ही जो ग्राम सभा भतोली है वहाँ पर एक आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य किया गया, जो कि पूर्ण रूप से संपूर्ण है, बन चुका है, और उसमें जो आपका मटेरियल का जो भुगतान है वो मात्र 20 या 30 हज़ार रुपये के करीब हुआ है। तो उसी समस्या को लेकर हम यहाँ पर जब भी पहुँचते हैं मुख्यालय में, तो यहाँ के जो अकाउंटेंट हैं उनसे जब हम इस चीज़ की जानकारी लेते हैं तो उनके द्वारा हमसे पहले तो उस भुगतान को करने के लिए एक जो कहा जाता है कि हमें कुछ खर्चा दे दिया जाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्या। और इस समस्या को लेकर जब हम जिलाधिकारी महोदय के पास सम्मुख अपनी समस्या को रखे तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम इस समस्या पर तुरंत अपनी कार्रवाई। आज 6 सितंबर को कर्णप्रयाग तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जो समस्त कर्णप्रयाग वासी हैं और जो क्षेत्र के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा करीब 82 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश को मौके पर निस्तारण किया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो उसमें जांच की जानी है या फिर उसमें कोई बजट की आवश्यकता है। उसमें विभाग को बोला है कि प्रस्ताव तैयार कर कि जिस भी मद से अगर जिला स्तर पर हो सकता है, जिला स्तर पर तो शासन स्तर पर और विभाग स्तर पर प्रेषित करें, ताकि जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो सके। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी जुगल किशोर ने कहा कि तहसील दिवस का आयोजन हर माह के पहले मंगलवार को तहसील परिसर में होता था, लेकिन इस बार शासन के निर्देश के बाद बड़ा कार्यक्रम किया गया है। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसबी पांचे ने बताया कि उनके विभाग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं, चाहे नगर पालिका से संबंधित हो, चाहे के ब्लॉक से संबंधित हो या किसी भी विभाग से संबंधित हो, यहाँ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, उसमें डीएम साहब का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज तहसील दिवस में डीएम साहब यहाँ पर पधारे और डीएम साहब ने एक एक जन समस्या को सुना। प्लास्टिक को लेके आपने देखा होगा नगर पालिका जिस शिद्दत से लगी पड़ी है यहाँ पर, उस तरीके से कई लोगों को यहाँ चालान वगैरह भी किए हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर प्लास्टिक में थोड़ी सी कमी आई है। और विभाग से संबंधित अभी शिकायत तो कोई नहीं प्राप्त हुई है। वर्तमान में जो बीमारी फैली है लंपी बीमारी, उसका टीकाकरण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और पशुपालकों को उससे संबंधित दवाइयाँ यहाँ पर वितरित की जा रही हैं। 45 लोग अभी दवाएँ ले गए बता रहे हैं। केसीसी के संबंधित हम लोग कैंप लगा के पशुपालकों को जानकारी देते हैं कि केसीसी बनवाएं। इसमें जो भी उसके परफॉर्मर हैं उसको वेरीफाई हमारे हॉस्पिटल से करके संबंधित बैंक को दिए जाते हैं और बैंक वाले उसको केसीसी तैयार बना रहे हैं। अभी तक इसमें करीबन 65 शिकायतें आ गई हैं और ज़्यादातर शिकायतें राशन कार्ड परिवर्तन को लेकर हैं। कुछ शिकायतें हैं जिसमें रोड और नाली निर्माण को लेकर है और कुछ शिकायतों में विद्युत कनेक्शन और बाढ़ सुरक्षा कार्य को लेकर है। ये निर्देश दिया है कि जितने भी ऐसे कार्ड की वैकेंसीज हुई हैं उनमें जो पात्र व्यक्ति है उसको गरीबी रेखा वाला वाइट कार्ड और पिंक कार्ड दिया जाए और जो अमीर लोग हैं जिनके कार्ड ऐसे बन गए हैं उनको मोटिवेट करके उनसे कार्ड सरेंडर करवाया जाए। एसएसपी उधम सिंह नगर और पुलिस अधिकारियों ने गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर का बाईपास लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहां पर साइन बोर्ड, ब्रेकर और दिशा निर्देशों के अभाव में दुर्घटनाएं होने की संभावना है, इसलिए संकेतकों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दुर्घटनाओं का रोकथाम हेतु, सड़क सुरक्षा और जैम को रुकवाने हेतु गदरपुर क्षेत्र में जैम जो चल रही है इसके काउंटर करने हेतु हमने एक निरीक्षण कर रखा है जिसमें पीडी, एनएचआई है और हमारा सभी पुलिस की सभी अधिकारीगण मौजूद है, बिजली विभाग का सभी विभाग का अधिकारीगण मौजूद है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे विभिन्न कटों पर और हर जगह पर और बेहतर तरीके से यातायात का मैनेजमेंट हो जाए, रोड सेफ्टी हो जाए। कालाढूंगी में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध एक बार फिर होने लगा है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के यहां लगने से गांव की आबो हवा पर गलत असर पड़ेगा। ये प्लांट आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र और कालाढूंगी क्षेत्र के लिए घातक साबित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में ये प्लांट लगेगा तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे ग्राम सूरपुर में एथेनॉल का प्लांट बन रहा है उसके विरोध में हमारी लड़ाई हर जगह है। हमने तहसील में आज हमने पहले भी ज्ञापन दिया, आज फिर तहसील दिवस के मौके पे हम सभी ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। हमने विधायक जी को, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि कोर्ट में भी हम जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये माँ शीतला देवी वेंचर्स जो ये एथेनॉल प्लांट लगाने को उतारू है हम लोगों के सर पे, उसका साथ दे रही है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो हमने जानकारियाँ मांगी हैं, ये सारी की सारी नियमों के विरुद्ध है, गांव के बीच में है। देखिए हम जहाँ तक जा सकते हैं, आप ये मान के चलिए अगर ये फैक्ट्री अंत में लगेगी तो हमारी लाश के ऊपर से लगेगी। रतनपुर में जो केमिकल फैक्ट्री बनने वाली है, एथेनॉल फैक्ट्री, उसका हमारे क्षेत्रवासियों पे कितना भारी प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ आसपास सभी क्षेत्रवासी रहते हैं, कोई बंजर भूमि नहीं है और इसको किसने स्वीकृत किया, हमें ये जानना है कि इसको स्वीकार किसने किया है कि यहाँ पे फैक्ट्री बननी चाहिए। कितनी जानलेवा है और वहाँ पे इतने सारे वो रहते हैं, लोग रहते हैं आसपास के क्षेत्र में, सभी बच्चे हैं। कल को इसका कितना भारी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, सब जगह पड़ सकता है। हमारी एक ही वो नहीं है, ये सभी क्षेत्रवासियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इसको बंद किया जाए, इसको नहीं बनना चाहिए हमारे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।